स्वागत है आपका एक बार फिर से संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी लास्ट क्लास है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर की, जहां पर हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज, उसका नाम है आपका जीन रेगुलेशन। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आपको अच्छे से समझना है। जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को समझा, उतना ही लाइक और शेयर करना है जितना आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को लाइक एंड शेयर किया है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं? आपसे और कुछ ही नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, लाइक और शेयर। चलिए जीन रेगुलेशन की बात करता हूं। तो स्टूडेंट, जीन रेगुलेशन का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जिससे हम क्या कर सकते हैं, जीन को रेगुलेट कर सकते हैं कि कब प्रोटीन बननी चाहिए सेल्स में, कब नहीं बननी चाहिए। तो उस प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? जीन रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो स्टूडेंट, जीन रेगुलेशन में हमें दो चीजें जरूरी देखनी होती है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेशन, और दूसरी चीजें होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास होती है एक नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं। आपने किसी स्विच को ऑन किया, लाइट ऑन हुई, आपने बंद किया स्विच को तो लाइट ऑफ हो गई। ये क्या कहलाता है आपके लिए? पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाता है। आपने रिस्पॉन्स दिया पॉजिटिव में, बटन को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही मान लीजिए पंखा चल गया, तो ये क्या कहला? ऑन हो गया, यानी ऑन, और इधर प्रोसेस ऑन हुई, तो यानी ये दोनों क्या कहलाती है? पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाती है। नेगेटिव रेगुलेशन किसे कहेंगे? आपने प्रोसेस को ऑन किया, प्रोसेस स्विच को ऑन किया, लाइट ऑफ हो गई। अब स्विच को आप ऑफ करते हो तो लाइट क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार का आपस में एक दूसरे से अपोजिट का रिलेशनशिप क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? सबसे पहले लेक ओपेरॉन होता है स्टूडेंट, उसको समझना पड़ेगा। यानी कि प्रोसेस किसके थ्रू कंट्रोल हो रही होगी? लैक्टोज के थ्रू कंट्रोल हो गई होगी, इसीलिए उसको प्रोसेस को हमने नाम क्या दे दिया है अपना? लेक ओपेरॉन होता है स्टूडेंट, वो नाम दे दिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझिएगा कि हमारे पास मान के चलिए क्या चीज प्रेजेंट है। इस तरह का आपका डीएनए है, वो भाग प्रेजेंट है, ये भाग डीएनए है। तो सबसे पहले यही समझना है आपको कि सबसे पहला जीन होता है उसे हम आई कहते हैं, आई नाम से लिखा जाता है। यानी उस जीन को हम क्या कहते हैं? यहां पर रेगुलेटर जीन के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर जीन के नाम से जाना जाता है। आई के बाद में हमारे पास कौन होता है? प्रमोटर होता है। प्रमोटर के बाद में हमारे पास ऑपरेटर आता है। ऑपरेटर के बाद में यहां पर हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट रहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल जीन देखा जाए तो हमारे पास क्या होते हैं आपके? ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, वो तीन टाइप्स के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं। यानी स्ट्रक्चरल जीन बोल दीजिए, फंक्शनल जीन बोल दीजिए, तीन टाइप का होता है। पहला जेड होता है, दूसरा वाई होता है, और तीसरा कौन सा होता है? ए होता है। जो जेड जीन होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास किसका फॉर्मेशन करता है यहां पर? तो वो स्टूडेंट्स आपके पास हमेशा ही ध्यान में रखना, ये किसका फॉर्मेशन करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। वाई होता है वो एक प्रकार का परमेज के रूप में काम करता है, और ए होता है वो कैसा होता है आपके पास? एसिटाइलेज के रूप में है, वो यहां पर काम करता है। प्रमोटर जीन्स है, इसके ऊपर हमेशा ही कौन बाइंड करेगा? आपका पॉलीमरेज होता है, वो बाइंड किया जाता है। और रेगुलेटर जीन हमेशा ही क्या करती है? प्रोसेस को रेगुलेट करती है। यानी यहां से क्या किया जाएगा? रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है, वो किया जाएगा। और रिप्रेसर के बाइंड होने की जो साइट्स होती है वो क्या कहलाती है? आपके पास है ऑपरेटर जीन है, वो कहलाती है। तो ये प्रोसेस आपके पास नॉर्मली देखने को इस तरह का आपका रेगुलेटर जीन होता है, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन जहां से स्टार्ट होता है, इस साइड्स को हम +1 कहते हैं। +1 के इस तरफ हमने देखा था, हमने क्या बनाया था? आरएनए बनाया था। और इस तरफ वाली सीक्वेंस थी, उसमें हमने प्रमोटर बनाया। जैसे मैं -25 सीक्वेंस यहां लिखूं, माइनस मैं यहां पर -35 सीक्वेंस अगर मैं यहां लिखूं, ये आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी? अपस्ट्रीम थी। ये आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी? डाउनस्ट्रीम थे। तो अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बीच वाली स्ट्रक्चर है जो रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, उनके बारे में हमने कोई बातें नहीं की है। तो उसको हम कहां पढ़ते हैं? जीन रेगुलेशन में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपके पास क्या चीजें हैं? कुछ चीजें ऐसी है जिसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास रिप्रेसर होता है, ये रिप्रेसर अगर आपको क्या देखने को मिला? एक्टिव देखने को मिलता है।
अगर रिप्रेसर कैसा होता है, एक्टिव होता है, और रिप्रेसर एक्टिव है तो ये कहां पर करेगा, एक्टिव है तो ऑपरेटर जो जीन है उसके ऊपर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। अब ध्यान देखना कि अगर ये अगली वाली स्लाइड पे मैं समझ आता हूं, इसको अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे 100% क्वेश्चन है, वो यहां पर पूछ लिया जाता है, कई बार इसका क्वेश्चन होता है वो जेनेटिक्स में पूछ लिया जाता है, तो ज्यादा ध्यान आपको यहीं पर ही दे देना है, IZYA। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स के रूप में प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि रिप्रेसर था, ये रिप्रेसर है, वो मान के चलिए आपके पास कैसा है, एक्टिव है। तो अब रिप्रेसर एक्टिव है और इस प्रमोटर जीन्स के ऊपर हमेशा ही कौन बाइंड करता है, पॉलीमरेज ने बाइंड किया। अब पॉलीमरेज जब बाइंड कर जाता है तो ये कहां की तरफ जाता है, आपका +1 की तरफ जा रहा था, लेकिन ये रिप्रेसर एक्टिव था तो ये कहां पर बाइंड हो गया, आपका ऑपरेटर पर बाइंड हो गया। ऑपरेटर पर बाइंड हो गया तो अब पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, इसका मतलब जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण नहीं होगा, वाई जीन से परमेज नहीं होगा, और ए से एसिटाइलेज नहीं होगा। अगर इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण नहीं हुआ, अगर इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण नहीं हुआ तो ये क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और यानी लैक्टोज नहीं टूटेगा। लैक्टोज नहीं टूटेगा तो सेल में ग्लूकोज और साथ साथ में क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोज की क्या हो जाएगी, शरीर सेल में कमी हो जाएगी, यानी लैक्टोज अब टूटेगा नहीं, लैक्टोज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन बोल दीजिए, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो आपके लिए यहां पर क्या रहेगी स्टूडेंट, ऑफ रहेगी। आई बात समझ में, इसी चीज को ऐसे दूसरे से समझिएगा। अब आपका रिप्रेसर क्या था, यहां पर इनएक्टिव है, मान लीजिए रिप्रेसर कैसा है, इनएक्टिव है, तो रिप्रेसर इनएक्टिव है तो ये यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो पॉलीमरेज कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो आपका प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, वो कैसा हो जाता है स्टूडेंट, ऑन हो जाता है। अब बात आती है कि रिप्रेसर को इनएक्टिव करने का काम होता है, वो कौन करता है, तो ध्यान देना स्टूडेंट, रिप्रेसर को इनएक्टिव करने का काम होगा वो आपको हमेशा ही कौन देखने को मिलेगा, तो वो आपके पास यहां पर क्या होता है, कुछ लैक्टोज होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होगा, ये होगा। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ कि रिप्रेसर आपका एक्टिव था, और एक्टिव था तो इधर आपका क्या था, यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है। जैसे ही रिप्रेसर एक्टिव था तो इस रिप्रेसर के ऊपर आकर कौन बाइंड हो गया, लैक्टोज बाइंड हो गया। लैक्टोज बाइंड हो गया तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, और इनएक्टिव करा तो ये यहां पर ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर पॉलीमरेज क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसा रहेगा, ऑन रहेगा। आगे बात समझ में, ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो गया, ऑन हो गया। तो अभी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन को यहां से समझिएगा, आपका प्रोसेस क्या है, एक्टिव है, प्रोसेस हो कैसे रही है, ऑफ हो रही है, कैसा रेगुलेशन है, एक्टिव ऑन किया प्रोसेस ऑफ हो गई, एक प्रकार का नेगेटिव रेगुलेशन। इधर समझिए आपका ये कैसा है, ये प्रोसेस एक्टिव है और यहां पर प्रोसेस क्या है, ऑन हो गई, तो ये प्रोसेस आपके पास किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोसेस हमने पढ़ ली किसकी स्टूडेंट, जीन रेगुलेशन के थ्रू की, जीन रेगुलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन कैसे कैसे किस तरह से किया जाता है। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बात करता हूं तो कुछ कंडीशन से होती है वो देखिएगा। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास एटीपी क्या है, ज्यादा है, और आपके पास साइक्लिक एएमपी है वो क्या है, कम है। अब ग्लूकोज ज्यादा है, इसका मतलब साइक्लिक एएमपी कम है, इसका मतलब आपको और ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो आपका बेसिक लेवल का क्या चलेगा स्टूडेंट, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसा चलेगा, बेसिक लेवल का चलेगा। अगर मैं कह दूं कि सेल में मान लीजिए ग्लूकोज की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, इसका मतलब एटीपी कम हो गई, एटीपी कम हो गई तो साइक्लिक एएमपी है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो अब
अब आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसा चलेगा, यहां पर हाई लेवल का क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बेसिक लेवल का ट्रांसक्रिप्शन कब चलता है, तो बेसिक लेवल का ट्रांसक्रिप्शन स्टूडेंट ध्यान रखना कब, जब ग्लूकोज ज्यादा होगा और एटीपी कम, एटीपी ज्यादा होगी तो बेसिक लेवल का चलेगा, अगर एटीपी कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हाई लेवल का ट्रांसक्रिप्शन है वो चलेगा। इसको समझिए, जीन रेगुलेशन कंप्लीट। अब आते हैं हमारे पास प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बातें हैं वो आपको बताने जा रहा हूं, उस चीज को अच्छे से सुनिएगा कि प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, जो प्रोटीन सॉर्टिंग होती है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, ये हमेशा ही कहां से होती है कि हमारे पास जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट वो दो जगह प्रेजेंट रहता है, एक होता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है और एक होता है हमारे पास ईआर के ऊपर या फिर कहूं रफ ईआर के ऊपर प्रेजेंट रहता है। उन दोनों राइबोसोम से आपका किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो होता है। तो ये दोनों जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कहूं तो साइटोप्लाज्म और ईआर के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन बन गई। जैसे कहूं तो हमारे पास मान के चलिए यहां पर ही ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस का डायग्राम था, इस तरह से इस न्यूक्लियस के ऊपर हमने बना दिया कि नहीं ये रहा हमारे पास कौन सा, ईआर की मेम्ब्रेन। अब यहां ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास क्या बन गई है स्टूडेंट, ये प्रोटीन बन गई। प्रोटीन का निर्माण हमने कर लिया। अब इस प्रोटीन को मान के चलिए हमें कहां कहां पहुंचाना होगा, और दो प्रकार की प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, पहले वो समझ लीजिए। प्रोटीन सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है को ट्रांसपोर्ट और एक होती है हमारे पास पोस्ट ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब प्रोटीन बन रही होती है उसी समय उसकी पहचान करके उसकी तरफ उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर करने का काम कर दिया जाता है। और पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन बन गई, उसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का टैग लगाएंगे और टैग लगाकर उसको क्या करेंगे, किसी दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम है वो करते हैं। तो यहां से देखिएगा कि वो प्रोटीन है वो को ट्रांसलेशन होगी, किस तरह की प्रोसेस होगी उसको हमें समझना है। तो उसके लिए समझिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो प्रोटीन आई है ये कहां कहां जा सकती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जा सकती है, ये आपकी लाइसोसोम होता है वहां जा सकती है, ये आपके पास एंडोसोम होता है वहां पर प्रोटीन का ट्रांसफर हो सकता है, इसका ट्रांसफर गोल्जी बॉडी में हो सकता है, इसका ट्रांसफर ईआर के ल्यूमेन में हो सकता है, इसका ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, इसका ट्रांसफर क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है, इसका ट्रांसफर न्यूक्लियस में हो सकता है, इसका ट्रांसफर वैक्यूल्स में भी हो सकता है, रिक्तिका में हो सकता है। यानी अलग अलग जगह पर इनका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और जब इनको अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इन अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को ट्रांसफर करने के लिए स्टूडेंट इस प्रोटीन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, विशेष प्रकार का टैग लगाया जाता है, विशेष प्रकार का क्या कर दिया जाता है, सीक्वेंस ऐड कर दी जाती है। जैसे कहूं ये हमारे पास कोई भी प्रोटीन है जिसको हमने फोल्ड कर लिया, इसके ऊपर यहां पर क्या होगा, एक प्रोटीन की सबसे स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी जिसको हम सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। वो सिग्नल सीक्वेंस को क्या करेगा, प्रोटीन के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होंगे वो रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करके इसको क्या किया जाएगा, उस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझिएगा कि ये हमारे पास प्रोटीन बन गई। अब प्रोटीन बन गई तो इसके नीचे ईआर के नीचे हमारे पास यहां पर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पर उसको कहते हैं कि ईआर, उसको किस नाम से जाना जाता है, ईआर एंड गोल्जी बॉडी मिड पार्ट। यानी कि यहां पर ईआर और गोल्जी बॉडी के बीच के अंदर रहता है। जैसे इस डायग्राम को मैं यहां पर बनाऊं तो यहां समझ लीजिएगा, यहां से इजीली से समझ में आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, ईआर की मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन के बाद में हमारे पास यहां पर क्या बनी, आपकी ये मिड गोल्जी का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद में आपके पास क्या देखने को मिलता है, इस तरह से हमारे पास एक सिस गोल्जी होती है वो प्रेजेंट रहती है, फिर उसके बाद में हमारे पास मिड गोल्जी होती है वो रहती है, और फिर आपके पास यहां पर क्या होती है स्टूडेंट, इस तरह से इस कंडीशन में आपकी एक ट्रांस गोल्जी होती है वो रहती है, और ट्रांस गोल्जी के साथ साथ इस जगह पर क्या होती है, आपकी वेसिकल्स होती है वो यहां पर क्या होती है स्टूडेंट, प्रेजेंट रहती है। इस डायग्राम को ऐसे समझिएगा, ठीक है।
अब क्या देखने को मिलता है कि यहां पर देख लीजिए, ये है आपकी ER, ये है आपकी सिस गोल्जी, ये है आपकी मिड गोल्जी और ये है आपकी कौन सी, ट्रांस गोल्जी। ठीक है, अब क्या देखने को मिला कि हमारे पास यहां पर ER की मेम्ब्रेन पे जो राइबोसोम्स थे, उन राइबोसोम ने क्या कर दिया है, यहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो कर दिया, यानी यहां पर क्या बना दिया है, ये प्रोटीन का निर्माण कर दिया। अब ये प्रोटीन आपकी कहां ट्रांसफर होती है, इस मिड पार्ट के पास ट्रांसफर होती है। जैसे इस मिस पार्ट के पास ट्रांसफर होती है तो यहां से आपके पास क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, कुछ भाग इस तरह से अलग होगा, एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा और वेसिकल्स का फॉर्मेशन करके इस प्रोटीन को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका इस अंदर ट्रांसफर कर दिया। आ रही होगी बात समझ में। अब ये वेसिकल्स कुछ टाइम के बाद में इससे अलग हो जाएगी और अलग होकर इसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। ये वेसिकल्स फिर क्या करती है, इस सिस गोल्जी पर ट्रांसफर करती है और ट्रांसफर करने के बाद में आपको यहां से क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो देखिएगा कि इस ट्रांस से भी यहां से सिस गोल्जी से हमारे पास फिर से वेसिकल बनेगी और वेसिकल बनकर वो कहां आएगी, इसके पास। फिर ये वेसिकल्स ऐड होगी कहां पर, मिड पे, मिड से फिर आपकी एक वेसिकल्स बनेगी और ये वेसिकल्स जाकर कहां अटैच होगी, ट्रांसफर अटैच होगी और ट्रांसफर होने के बाद मान लीजिए इसको कहां पहुंचना है, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इसको प्रोटीन को पहुंचाना है, तो यहां से आपके पास क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, यहां से एक वेसिकल्स बनेगी और वेसिकल्स में आपके पास क्या होगा, प्रोटीन होगा और उस प्रोटीन को कहां पहुंचा दिया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा कि ER की मेम्ब्रेन से कहां पहुंचा दिया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचा दिया, यानी ER से हमने प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। आई बात समझ में। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर मान के चलिए इस प्रोटीन को हमें इस ER के ल्यूमेन भाग में स्टोर करना होता, अगर इस प्रोटीन को हमें ER के मेम्ब्रेन के अंदर, ल्यूमेन भाग के अंदर अगर स्टोर करना होता तो हम इस प्रोसेस को कैसे करते, उसके बारे में देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ये mRNA है, इसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है कौन सा, आपका राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स है, यहां से क्या बन रही है आपकी, यहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो हो रहा है। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था उसी टाइम इस प्रोटीन के ऊपर क्या कर दिया है, कुछ सिग्नल सीक्वेंस लगा दी। ये क्या हो गया हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या ऐड कर दी, सिग्नल सीक्वेंस को ऐड कर दिया। अब सिग्नल सीक्वेंस को तो ऐड कर दिया, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हमें सबसे ज्यादा क्या देखना है कि यहां पर मान के चलिए इस तरह से आपके पास क्या है, ER की ल्यूमेन भाग प्रेजेंट है। इस तरह से क्या है आपका, ER का ल्यूमेन भाग है, ये ER की मेम्ब्रेन मान के चलिए। इस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि यहां पर क्या होता है, कुछ इस तरह के गेटेड चैनल्स होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट से रहते हैं। आगे बात समझ में। ये मान के चलिए कि आपके पास क्या है, ट्रांसलोकेशन के कुछ प्रोटीन्स होती है वो यहां पर प्रेजेंट से रहती है। इस ट्रांसलोकेशन के साथ साथ कुछ इसी जगह पर इसको बाइंड रहने वाले जो फैक्टर होते हैं कुछ इस तरह से वो प्रेजेंट रहते हैं, इसको अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर, और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रांसलोकेशन में ज्यादातर कौन काम में आता है, तो SEC61 होता है वो यहां पर काम में आता है। अब क्या किया जाएगा स्टूडेंट, जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारे पास यहां पर पहुंचेगी तो ये अल्फा बीटा फैक्टर है उस सिग्नल सीक्वेंस को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करके ये जैसे ही मान लीजिए हमारे पास ये सीक्वेंस है यहां पर, ये यहां पर पहुंची, ये पहुंच गई, पहुंचने के बाद अल्फा ने रिकॉग्नाइज किया, बीटा ने रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद अल्फा ने क्या किया, इस सिग्नल को रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स देने के बाद में यहां से प्रोटीन क्या कर जाती है आपकी, इंटर कर जाती है अंदर की तरफ। लेकिन जैसे इंटर किया तो यहां पर क्या होता है, एक नीचे की तरफ आपका किल्वेज फैक्टर होता है वो यहां पर बाइंड होता है, और वो किल्वेज फैक्टर क्या करता है, जहां तक यानी ये रेड कलर की सिग्नल सीक्वेंस लगी है उसको क्या कर देगा, कट लगा देगा, और कट लगाकर उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रोटीन है उसको ल्यूमेन भाग में क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, स्टोर कर दिया जाता है।
ये उम्मीद कर रहा हूं आपने इस चीजें पढ़ रखी होगी। थोड़ा बहुत मैंने सिंपलिसिटी में बताया, आपको वो चीजें थोड़ा सा डिटेल में देखनी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज यहां पर प्रेजेंट हो रही है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी स्टूडेंट, आपने प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की, कि हमारे पास प्रोटीन सॉर्टिंग है वो किस तरह से होता है, प्रोटीन का हम ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे करते हैं, इनके ऊपर है, वो हमारी बातें हैं वो हो गई है। अब हमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास सीधी सी बात है सेल साइकिल का। कुछ कुछ भाग है वो मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आपको कुछ ध्यान में रखना है। सेल साइकिल का भाग हमारे पास किसका पार्ट आ गया, सेल साइकिल का। अब सेल साइकिल आपको ध्यान में रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल है G1, S, G2 और M फेज के अंदर होता है। ये फेज यानी ये तीनों फेज है वो आपके पास क्या कहलाती है, एक इंटरफेज के नाम से जानी जाती है, और M फेज आपकी माइटोटिक फेज कहलाती है। S फेज में क्या होता है, आपकी सेल को प्रिपेयर किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि सेल से डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए सही है या नहीं है, इसके पास अच्छा खाना फूड मिल रहा है कि अवेलेबल फूड है कि नहीं, सेल का साइज सही है कि सही नहीं है, या डीएनए डैमेज है कि नहीं है। इस तरह से इसमें 3 या 4 चेक पॉइंट होते हैं, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और एस में आपको पता होगा कि यहां पर आपके पास क्या देखने को मिलता है, रेप्लिकेशन मिलता है। और एम फेज में सेल होती है वो क्या करती है, आपकी डिवीजन करना स्टार्ट करती है। अब बात करूं पूरी प्रोसेस का, तो हमें यहां पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो पूरी सेल साइकिल होती है वो सेल साइकिल हमारे पास कितने 4 स्टेप में डिवाइड होती है। 4 स्टेप में कैसी होती है कि सबसे पहली बड़ी फेज होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, G1 फेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमारे पास एस फेज आती है, फिर हमारे पास कौन सी आती है, G2 आती है, और फिर हमारे पास कौन सी फेज आती है, M फेज आती है। और M फेज में भी आपके पास 4 स्टेज होती है स्टूडेंट, वो यहां पर प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहली स्टेज हमारे पास कौन सी आ जाती है स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहली स्टेज आते हैं हमारे पास प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर हमारे पास कौन सी हो जाती है, टीलोफेज हो जाती है, यानी PMAT। पीएमटी की तैयारी कर रहे होते हैं ना कई बच्चे, जैसे याद रखिएगा पीएमएटी, ये हमारे पास टोटली स्टेज होती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो लगभग G1 फेज है वो कितने घंटे का काम लेती है, 11 घंटे का टाइम लेती है। ये हमारे पास लगभग 8 घंटे का टाइम लेती है। ये हमारे पास लगभग कितने घंटे का टाइम लेती है, 4 घंटे। 8 और 11 19, 19 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे पास 23। और लगभग ये पूरी फेज होती है वो कितने घंटे में कंप्लीट होती है स्टूडेंट, 1 आवर्स के अंदर ये फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ध्यान रखना कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेस के रूप में यहां पर प्रेजेंट्स रहता है। यहां पर ही समझ लीजिएगा इसको कि ये हमारे पास सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहला चेक पॉइंट होता है स्टूडेंट वो यहां पर प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम होता है G1 से S चेक पॉइंट। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट हमारे पास यहां होता है, जिसे हम कहते हैं SG2 चेक पॉइंट। और तीसरा चेक पॉइंट होता है वो नॉर्मली आपके पास यहां पर प्रेजेंट रहता है, इसे कहते हैं मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट के रूप में है, वो हम यहां पर जानते हैं। अब इन सेल डिवीजन को करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सेल डिवीजन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, यहां पर कुछ सीडीके और साइक्लिन की जरूरत है, वो यहां पर होती है। अलग अलग फेज के अंदर सीडीके और साइक्लिन की जरूरत होती है। जैसे यहां पर करूं कि सेल फेज कौन कौन सी होगी, यहां पर करूं सीडीके। अब सीडीके क्या है, तो ध्यान रखना साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है वो है, और आपके पास कौन सा है, साइक्लिन है। अब एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, साइक्लिन होता है उसको हमें क्या करना होता है, यहां से सिंथेसाइज करना होता है। ये हमेशा ही सिंथेसिस होता है, और ये हमेशा ही कैसा होता है, एक्टिव हो सकता है, या फिर ये किस फेज में होता है, इनएक्टिव। यानी सीडीके को तो हम एक्टिव और इनएक्टिव करेंगे, और साइक्लिन का हमें क्या करना होता है, सेल के अंदर निर्माण करना होता है। हर फेज, सेल के हर फेज में हमें साइक्लिन और सीडीके की मात्रा क्या होती है, अलग अलग नाम से जानी जाती है, और अलग अलग ही काम में आती है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास जैसे सबसे पहली फेज आती है हमारे पास कौन सी, यहां पर स्टूडेंट G1 स्टेज आती है। तो G1 स्टेज में आपको यह ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि जो CDK होता है वो कौन सा होता है, तो आपको याद है CDK4 और CDK6, 2 प्रकार के CDK वो चाहिए होता है। और जो साइक्लिन होता है वो आपके पास कौन सा चाहिए होता है स्टूडेंट, साइक्लिन यहां पर आपको चाहिए होता है वो है आपका D।
ध्यान रखना कौन सा साइक्लिन है, डी साइक्लिन है, वो यहां चाहिए होता है। उसके बाद में हमारे पास स्टेज आता है कौन सा स्टूडेंट्स, यहां पर फिर आता है हमारे पास G1 से S चेक पॉइंट, वहां पर हमें कौन सा चाहिए होता है, 2 साइक्लिन CDK चाहिए होता है। और यहां पर जो साइक्लिन की जरूरत होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास कौन सी होती है, ई साइक्लिन की जरूरत होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास कौन सा आता है, एस फेज आता है। एस फेज में हमारे पास साइक्लिन CDK होता है, वो कौन सा चाहिए, CDK2 चाहिए। और जो हमारे पास यहां पर साइक्लिन होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास कौन सा होता है, ए साइक्लिन है, वो यहां पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एस से हमारे पास स्टेज आती है कौन सी, आपकी G2 स्टेज, G2 चेक पॉइंट। उसके लिए हमें कौन सा साइक्लिन चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें साइक्लिन CDK चाहिए 1। और यहां पर आपको जो साइक्लिन चाहिए होता है स्टूडेंट, वो भी कौन सा चाहिए होता है, ए साइक्लिन की जरूरत है, वो यहां पर पड़ती है। फिर आता है हमारे पास यहां पर आपका G2 फेज, और G2 फेज के लिए हमारे पास CDK चाहिए, वो कौन सा है, 1 चाहिए। और यहां पर जो साइक्लिन चाहिए स्टूडेंट, वो कौन सा चाहिए आपको, बी साइक्लिन की जरूरत होती है। यानी टोटल बात कहूं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या क्या चाहिए कि जो G1 होता है उसके लिए CDK कितना चाहिए, 4 और 6 चाहिए। और जो साइक्लिन है वो कौन सा चाहिए, डी चाहिए। यानी इस फेज को पूरे को कंट्रोल करने का काम होता है वो किसके द्वारा, 4 और 6 CDK के द्वारा। और साइक्लिन कौन सा होता है, डी साइक्लिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है हमारे पास G से S, जब हम इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमें किसकी जरूरत होती है, तब स्टूडेंट हमें CDK2 और साइक्लिन E की जरूरत है, वो होती है। फिर हमारे पास आता है S फेज, जहां पर DNA का क्या किया जाता है स्टूडेंट, रेप्लिकेशन किया जाता है। और जब यहां पर रेप्लिकेशन किया जाता है तो रेप्लिकेशन में हमें CDK2, याद कीजिए हमने जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने 2 देखा था, CDK2 और CDT1। तो CDK1 होता है, CDK2 हमें यहां पर जरूरत होता है, और साइक्लिन हमें कौन सा चाहिए होता है स्टूडेंट, ए साइक्लिन चाहिए होता है। फिर आता है S से G2 वाली फेज, जहां पर हमें साइक्लिन चाहिए होता है A और CDK कौन सा 1। और G2 वाली फेज में आपको कौन सा साइक्लिन चाहिए होता है, CDK1 और साइक्लिन B की जरूरत है, वो होती है। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि G1 में प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इसलिए हमारे पास जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है, G0 स्टेज के नाम से जाना जाता है। यानी इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेल साइकिल कर रहे हैं लेकिन सेल के DNA है वो डैमेज हो गया, तो वो DNA डैमेज हो गया तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कुछ टाइम तक। तो रोकने के लिए उस सेल को कहां, साइकिल को कौन से सेल में भेजा जाएगा, G0 साइकिल्स के अंदर भेजा जाएगा। और G0 साइकिल्स के अंदर भेजने के लिए ध्यान रखना उसको CDK होता है स्टूडेंट, वो कौन सा चाहिए होता है, 3 CDK की जरूरत होती है, यानी CDK 3 चाहिए होता है। और यहां पर जो साइक्लिन होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा चाहिए होता है आपको, सी साइक्लिन चाहिए। यानी ऐसे याद रखिएगा 3 नंबर और 3 नंबर पे A B C प्रेजेंट होता है, तो साइक्लिन C और 3 नंबर वाला कौन सा चाहिए, G0 स्टेज में हमें कौन सा साइक्लिन और CDK चाहिए होता है। ये हुआ नॉर्मल जानकारी कि CDK और साइक्लिन हमारे पास किस किस तरह से प्रेजेंट रहता है। अब याद रखना CDK को हम एक्टिव करेंगे और साइक्लिन को हमें क्या करना होगा, सिंथेसाइज करना होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे पास G1 स्टेज चल रही है सेल के अंदर, तो आपको CDK और 4 और 6 को आपको एक्टिव करना होगा, और साइक्लिन को G1 फेज में हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मेशन है वो करना पड़ेगा। फिर आता है S फेज। S फेज में जैसे ही हम इस साइकिल, यहां चेक पॉइंट है, उसको क्रॉस करेंगे कि हाँ हमारा DNA एकदम सही है, प्रॉपर है, हम सेल का DNA का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम DNA का रेप्लिकेशन करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, उस चेक पॉइंट को क्रॉस करना होगा। चेक पॉइंट पे मतलब चेक करना होगा कि सेल में DNA कहीं तो डैमेज तो नहीं है, किस तरह का है। अब ये बात यही कि डैमेज और रिपेयरिंग सिस्टम, वो आपका क्वेश्चन स्टूडेंट आता है ज्यादातर किसमें, जेनेटिक्स में। तो हम रिपेयरिंग और डैमेज वाला प्रोसेस कहां पढ़ेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ज्यादा क्वेश्चन वहां पूछा जाता है तो हम उसी कॉन्सेप्ट को वहां पर ही ज्यादा इंसर्ट करेंगे। यहां पर आपका डैमेज और रिपेयरिंग वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा इतना अच्छे से नहीं पूछा जाता, ज्यादा क्वेश्चन DNA रेप्लिकेशन और ये सारी चीजें पूछी जाती है, तब इसको हम यहां पर करेंगे। तो अब ध्यान रखना, अब ध्यान है, ये तो आपको पता होगा कि S फेज में हमने CDK साइक्लिन किया। जैसे S से हम G2 जाएंगे तो G2 में जो साइक्लिन का निर्माण हुआ है वो साइक्लिन G2 में काम आएगा, लेकिन जो निर्माण S फेज में हुआ
या जो निर्माण जीवन में हुआ, जैसे जीवन से हम क्रॉस करके एस में आते हैं तो जीवन में बने जितने भी साइक्लिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं। आई बात समझ में, ये डिग्रेडेड हो जाते हैं। और जो सीडीके होते हैं वो किस फेज में बदल जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में बदल जाते हैं। तो जीवन में जितने भी थे, जैसे हम G2 में क्रॉस करेंगे जीवन वाले सारे के सारे इनएक्टिव और डिग्रेडेड हो गए। जैसे ही एस में प्रवेश किया एस वाले एक्टिव हो गए। ऐसे जैसे G2 में प्रवेश करेंगे एस वाले जो सीडीके और साइक्लिन जो होते हैं, सीडीके और साइक्लिन वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिग्रेडेड और इनएक्टिव हो जाएंगे। साइक्लिन डिग्रेडेड हो जाएगा और सीडीके आपका एक्टिव हो जाएगा। ये सारी चीजें आगे से आगे चलते जाएंगे, तब हमारे पास है ये प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। अब बात आती है कि हमारे पास कैसे कैसे जीवन फेज में कितनी अमाउंट रहती है, एस फेज में कितना होगा, G2 में कितना होगा और M में कितना अमाउंट रहेगी। टोटल हम अमाउंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि हमारे पास डीएनए के अंदर कौन कौन सी कितनी कितनी अमाउंट होती है, वो यहां पर हमारे पास है प्रेजेंट रहती है, उसके ऊपर है वो हमें बात करनी है। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब हम जीवन स्टेज स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि जीवन की स्टेज में हमारे पास प्रेजेंट रहता है 2 क्रोमोसोम और सेल कैसी है, मान के चलिए डिप्लॉइड सेल है। आगे बात समझ में, जैसे ही G1 से हम S में क्रॉस करेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या है वो तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन हो चुका है डीएनए का। या ऐसे मान के चलिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से मान के चलिए कि हमारे पास सेल में क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं और 2 ही हमारे पास डिप्लॉइड सेल है, तो हम 2n लिखते हैं उस चीज को। आ रही होगी बात समझ में कि क्रोमोसोम्स है। अब आया कि क्रोमोसोम्स जब रेप्लिकेशन होगा तो डबल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। और डिप्लॉइड सेल है वो तो कितनी रहेगी, डिप्लॉइड ही रहेगी। अब एस से हम जाएंगे G2 के ऊपर, तो G2 में क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, और रहेगी, और डिप्लॉइड सेल है वो तो डिप्लॉइड ही रहेगी। लेकिन यहां जैसे M फेज में हम इंटर करेंगे तो हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहां पर हमारे पास सेल्स होगी वो कैसी हो जाएगी, यानी 2 सेल्स का फॉर्मेशन है वो हमारे पास हो जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपकी एस फेज में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो आपके पास क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर फिर से हम क्रोमोसोम की नंबर की बात करें तो जैसे एस फेज में रखेंगे तो 4C किस में बदल जाएगा, 8C में, लेकिन ये फिर C किस में रहेगा, 2n के अंदर रहेगा। यानी टोटल होगी वो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास G2 फेज और S फेज में तो क्रोमोसोम की संख्या डबल रहती है, लेकिन M और G1 के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है हमारे पास है, सिंगल प्रकार की, यानी जितना हम लेते हैं उतना ही कंटेंट हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट में सारी चीजें बता दी है, कुछ टॉपिक रह गए होंगे उनको आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। कैसा लगा वीडियो वो आप जरूर बताइएगा। यहां तक हमने मान के चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन अगर हाँ क्वेश्चन चाहिए तो ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड के फ्री कंटेंट में जाना, फ्री कंटेंट में एमएससी के पेपर है, एक पेपर आपके लिए अच्छा सा बना है उसमें से आप नोट्स कीजिएगा और जितने क्वेश्चन आते हैं उन चीजों के बारे में हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेकंड पेपर के साथ। थैंक यू।